नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में, जिसमें हम लोग जन संचार माध्यम के अंतर्गत आने वाले टॉपिक पत्रकारिता के विविध आयाम इसको पढ़ने वाले हैं। ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टॉपिक के अंदर दिया गया है, जैसे लेखन कौशल और पत्रकारिता, या इसको आप जन संचार माध्यम भी कह सकते हैं। तो आज हम लोग पत्रकारिता के विविध आयामों के बारे में समझेंगे और ये आपके जो एमसीक्यू फॉर्म में प्रश्न बनेंगे या फिर लिखने के लिए आएगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप आएगा, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कक्षा। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस कक्षा में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे पत्रकारिता। पत्रकारिता क्या है, इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या है। उसके बाद समाचार क्या होता है। समाचार के साथ साथ आप समझेंगे कि पत्रकार कौन होते हैं, पत्रकार किसे कहते हैं, और समाचार की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होगी। समाचार के तत्व क्या होते हैं, संपादन क्या होता है, संपादन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो पत्रकारिता के विविध आयामों के अंतर्गत आप इन सभी बिंदुओं पर आज चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा भी पत्रकारिता के कुछ आयाम माने गए हैं। तो अन्य आयाम जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो आपको संपादकीय समझना है। संपादकीय क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ कॉलम लिखा होता है, संपादक के द्वारा लिखा जाता है, तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। इसके अलावा एक आयाम अगर हम बात करें तो फोटो पत्रकारिता की भी होती है। फोटो पत्रकारिता, अब ये फोटो पत्रकारिता क्या होती है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कार्टून कोना होता है, कार्टून कोना, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे रेखांकन और कार्टोग्राफी की। रेखांकन और कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये टॉपिक हैं जिनको अगर आप एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो चाहे सवाल किसी भी रूप में पूछा जाए, आप उसका उत्तर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आज की कक्षा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम लोग जानेंगे पत्रकारिता क्या है। देखो, पीडीएफ बना ली है ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे, और उत्तर कैसे लिखेंगे इसको भी आप यहाँ पर देख पाए। कक्षा के बाद जो एप्लीकेशन पर क्लास जाएगी उसमें पीडीएफ डाल दी जाएगी। और जो पुराने विद्यार्थी ऑलरेडी एप्लीकेशन पर जुड़े हैं, आपको बता दी कक्षाएं हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। बहुत से लोगों का सवाल आता है कि इतने कम समय में क्या पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल है। तो आपको बता दें कि अगर आप एप्लीकेशन पर आते हैं तो वहां पर सारी कक्षाएं, लगभग कोर्स कंप्लीट हो रखा है। तो आप ज्वाइन करेंगे, आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस एक साथ मिल जाती हैं। अब आपको अपना टाइम टेबल वहां पर सेट करना है कि आप कितना समय देकर उन कक्षाओं को देखकर, पीडीएफ को पढ़कर अपना कोर्स जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास समय है तो आप एक दिन में 3-4 क्लासेस भी देख सकते हैं। तो इसका फायदा ये रहेगा कि आपको कम समय में ज्यादा पढ़ने को मिल जाएगा। बाकी जो लोग YouTube पर देख रहे हैं, आज उनकी कक्षा यहाँ पर। तो सबसे पहले पत्रकारिता की बात करते हैं बच्चे। पत्रकारिता क्या है, एक तो याद रखना, ये अंग्रेजी के जर्नलिज्म से बना हुआ हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी का जर्नलिज्म शब्द है जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, पत्रकारिता कहते हैं। और ये जर्नलिज्म जो है ना, ये जनरल शब्द का जो है जनरल शब्द इसके अंदर जो प्रयोग किया गया है, ये किसके लिए आता है, पत्रिका के लिए आता है। तो जनरल शब्द पत्रिका के लिए आता है और जर्नलिज्म जो है वो पत्रकारिता के लिए प्रयोग किया जाता है। परिभाषा की बात करें तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्या कहा है कि पत्रकारिता शीघ्रता में लिखे जाने वाला साहित्य है। देखो, साहित्य जब आप पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि उसमें भी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, हालांकि वो बहुत समय लेकर सोच समझ कर लिखा जाता है। और दूसरा, अगर हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो ये भी साहित्य के जैसा ही होता है। इसमें अंतर यह है कि बहुत कम समय में इसको लिखा जाता है। अब पत्रकारिता वास्तव में होता क्या है, तो पत्रकार कौन, जो खबरें इकट्ठा करते हैं, खबरें इकट्ठा करने वाले, ठीक है, जो खबरें इकट्ठा करने वाले होते हैं बच्चे, उनको पत्रकार कहते हैं। तो पत्रकार देश विदेश की घटनाओं, समस्याओं और सूचनाओं को संकलित कर समाचार रूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं, मतलब हमारे सामने जानकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है खबरों को इकट्ठा करने की, काट छांट करने की और हम तक पहुंचाने की, तो ये जो सारा प्रोसेस है, जो सारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पत्रकारिता कहते हैं। ध्यान रखना,
तो सूचनाओं को इकट्ठा करना, संकलित करना, उसको सबके सामने प्रस्तुत करने योग्य बनाना और बनाकर प्रस्तुत करना, ये प्रक्रिया ही क्या है? पत्रकारिता है। सूचनाओं को संकलित और संपादित करके आम पाठकों तक पहुंचाने का कार्य ही पत्रकारिता है। सामान्य शब्दों में आप इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, किस तरह से आप इसको परिभाषित करेंगे कि जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। देखो, जानने की इच्छा होगी ना, तभी आप, जब आप कोई खबर, मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर खोला और हेडलाइन जो है मोटे मोटे अक्षरों में कुछ लिखी हुई है, उस हेडलाइन को देखकर आपको और ज्यादा जानने की इच्छा हुई, तो ये जो जिज्ञासा है ना, ये समाचार पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और यही प्रेरणा जो पत्रकार होते हैं उनको भी मिलती है कि वो ऐसी ऐसी खबरें लाएं कि पाठक उसको बहुत ही ध्यान से और जिज्ञासावश पढ़े। तो जिज्ञासा पत्रकारिता का मूल तत्व है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी जरूरत नहीं रहेगी। आपको कैसे पता चलेगा अमेरिका में क्या चल रहा है ना, देश के किस कोने में क्या हो रहा है? जब आपके अंदर जानने की इच्छा होगी तभी समाचार की सार्थकता है, वरना कुछ भी होता रहे आपको मतलब ही नहीं है कहाँ क्या घटित हो रहा है, तो पत्रकारिता का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है। क्लियर? अब तो ये होगी बच्चे पत्रकारिता की बात। अब बात कर लेते हैं समाचार क्या होता है। देखो, हर घटना समाचार नहीं होती। ये जो आपने एक पॉइंट पढ़ा ना कि खबरें हम तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? पत्रकारिता है। अच्छा, जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं वही क्या है? समाचार है। सूचना के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन याद रखें कि हर एक घटना समाचार नहीं हो सकती है। समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़े। देखो, मेरे पड़ोस में एक बच्चा है, वो बच्चा रोज फुटबॉल खेलता है, उसने बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस की अपने गेम के अंदर और अपने स्कूल लेवल पर वो बहुत अच्छा मतलब विजेता बनकर उभरा है। तो ये मेरे पड़ोस की बात होगी, है ना। ये केवल मुझे प्रभावित कर रही है या मेरे आस पड़ोस के 2-4 लोगों को प्रभावित कर रही है। तो चूंकि प्रभाव बहुत कम लोगों तक पहुंच रहा है, इसलिए आप इस घटना को या इस जानकारी को समाचार तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगर यही बात होती कि भाई हमारी इंडियन टीम ने किसी देश को हराकर पदक हासिल किया है, तो ये बड़ी खबर होती है और इससे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभावित होते, तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं? समाचार कहते। तो ध्यान रखें कि समाचार वो होता है, वो रिपोर्ट होती है या समस्या होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रुचि हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे प्रभावित होते हो। अब बात करते हैं बच्चे समाचार की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें क्यों समाचार की आवश्यकता है। तो हम अपने आस पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के विषय में जानना चाहते हैं। वही बात हो गई कि इसका मूल तत्व क्या है बच्चे? जिज्ञासा। अगर आप जानने की इच्छा नहीं रखेंगे तो समाचार का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। तो चूंकि हम अपने आसपास देश दुनिया को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि इनके बारे में सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ संपूर्ण समाज को प्रभावित करती हैं। भाई देश में क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है ना, इससे हम भी प्रभावित होंगे कहीं ना कहीं। कहीं बाढ़ आ गई, भले हम प्रभावित नहीं हो रहे लेकिन हमारे अपने लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो वो घटनाएं जिससे हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, वो हम जानने की इच्छा रखते हैं और इसीलिए समाचार का जन्म होता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमें क्यों चाहिए, तो देखो, हमें कुछ भी करने के लिए हमारा अगला कदम क्या होगा, भाई समाज में या हमारे देश में क्या कुछ घटित हो रहा है, तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, ये हम तभी उठा पाएंगे अगला कदम जब हमें वर्तमान समय की सूचनाएं पता चलेंगी समाचार के रूप में। तो अगला कदम तय करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बात करेंगे परिभाषाओं की, क्या और किन चीजों को और समाचार कहा जा सकता है या किस तरह से आप समाचार को डिफाइन कर सकते हैं। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली प्रत्येक सूचना समाचार कहलाती है। अगर आपसे समाचार की परिभाषा पूछ ली जाए कि भाई समाचार को परिभाषित करते हुए इसके विविध आयामों की चर्चा कीजिए, तो वो खबर जो प्रेरक हो और उत्तेजित करने वाली हो समाचार कहलाती है। समय पर दी जाने वाली प्रत्येक सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है, या आप कह सकते हैं समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। जैसे अभी एक प्लेन क्रैश हुआ था, तो उसके बारे में पूरी रिपोर्टिंग की है, उसका रीजन क्या था, कैसे क्या हुआ, जल्दी जल्दी में सारी खबरें आप लोगों के सामने रखी गई। तो
जल्दी जल्दी में तो लिखा गया, वो तो एक जल्दबाजी में लिखा गया, साहित्य भी कहा जाता है उसको। लेकिन जैसे ही समय व्यतीत हुआ, थोड़ा सा पुराना हो गया, वो क्या हो गया, इतिहास हो गया। लेकिन आपने उस चीज को लिख दिया है ना, तो क्या हो गया कि जल्दी में लिखा गया इतिहास है। अब इतिहास लिखने के लिए आपको बहुत सारा फाइंड आउट करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। यहाँ पर जो जैसा है उसको उसी तरह से आपको लिखना होगा। तो ये तो हो गई बच्चे समाचार की परिभाषाएं। बात करते हैं समाचार के तत्व कौन कौन से हैं। देखो महत्वपूर्ण रहेगा, थोड़ा सा हम इसके अंदर जाके देखेंगे कि समाचार के तत्व, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो एक तो है नवीनता, प्रभाव, निकटता, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियां, पाठक वर्ग, अनोखापन और नीतिगत ढांचा। ये है हमारे समाचार के तत्व। तो सबसे पहले हम बच्चे बात करेंगे नवीनता। नवीनता का मतलब क्या है, नया। देखो एक बात ना हमेशा कही जाती है कि न्यू है तभी न्यूज है। क्या है, न्यू है तभी न्यूज है। अगर नया नहीं होगा तो खबर, मान लीजिए कोई खबर लगातार 15 दिन चल रही है, 20 दिन चल रही है, तो क्या होगा, आप उससे बोर हो जाओगे। आपको लगेगा यार ये कोई खबर है, ये तो हम रोज सुनते रहते हैं। तो खबरें हमें तभी प्रभावित करती हैं, तभी हमें जिज्ञासा वश हमारे मन में ये आती है भावना कि हम इसको जाने, क्योंकि वो कुछ नई होती हैं, है ना। अब दैनिक समाचार पत्र जो होता है, ध्यान रखिए उसकी एक डेडलाइन होती है। ये बहुत बार सवाल पूछ लिया जाता है कि जो डेडलाइन होती है किसकी, दैनिक समाचार पत्र। मान लीजिए टीवी में आजकल देखो टेलीविजन है, वो कंटिन्यूसली 24 घंटे खबरें दिखाता रहता है। अब 24 घंटे आपको दिखाना है तो आप इतनी खबरें कहाँ से लाएंगे, तो बार बार वो खबरें रिपीट होती हैं या उसी खबर को बढ़ा चढ़ाकर मिर्च मसाला लगाकर बढ़ाया जाता रहता है। लेकिन अगर हम किसी समाचार पत्र की बात करें तो उसमें जो घटनाएं घटित होती हैं वो एक टाइम पीरियड तक की ही सम्मिलित की जाती हैं, उसके बाद जो घटना होगी वो अगले न्यूज़पेपर में आएगी। तो इसके लिए क्या होता है बच्चे, एक डेडलाइन तैयार होती है और ये डेडलाइन होती है रात 12 बजे, ठीक है। मतलब आज रात 12 बजे से लेकर अगली रात 12 बजे तक के बीच की जो खबरें होंगी वो आपको नेक्स्ट मॉर्निंग के न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगी। तो डेडलाइन क्या होती है, 24 घंटे की होती है। मतलब 12 बजे के बाद की खबरें यहीं पर खत्म हो जाती हैं। तो डेडलाइन आपको यहाँ पर याद रखना है। बात कर लेते हैं बच्चे प्रभाव की। देखो ये जो समाचार है ना, ये डिपेंड करता है, कोई जो खबर है वो समाचार बनेगी या नहीं बनेगी, डिपेंड करता है कितने ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो जितने ज्यादा लोग प्रभावित होंगे ना, उस खबर को उतना बड़ा होने के लिए आप कह देंगे कि चांस मिल जाता है। मान लीजिए कोई पूरा का पूरा देश उससे प्रभावित हो रहा है, पूरी दुनिया उससे प्रभावित हो रही है। जैसे कोविड आया था तो पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ा, तो ये एक ऐसी खबर थी जिससे पूरी दुनिया का लेना देना था। तो जितने ज्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे, खबर उतनी ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। निकटता की बात करें तो देखो घटना जो होती है कई बार इस पर भी डिपेंड होता है कि जो हमारा श्रोता या पाठक वर्ग है, क्या उससे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी प्रभावित हो रहा है। मान लीजिए किसी गांव में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, किसी क्षेत्र विशेष में, या कोई डाके की घटना बढ़ रही है ना, या कई बार बिजली जो है वो किसी विशेष एरिया में काट दी गई है। हालांकि उससे पूरा देश प्रभावित नहीं होगा, लेकिन उससे कुछ जनता जो है वो प्रभावित होगी। तो अगर आम जनता के जीवन से जुड़ी हुई, उनके जीवन के निकट की समस्या है, तो भी ये समाचार बन सकती है। जनरुचि, जनरुचि मतलब लोगों की रुचि किसमें है। अब एक खबर को समाचार बनने की संभावना उसकी तब भी बढ़ जाती है जब उसमें लोगों की रुचि बहुत ज्यादा होती है, लोग उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो समाचार एजेंसियां हैं वो उन खबरों को ज्यादा हाईलाइट करते हैं जिससे ज्यादा लोग, जिसमें ज्यादा लोग इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। अभी एक केस हुआ था, सुशांत सिंह जी का केस था, आपको पता हो कितना लंबा खींचा था उन्होंने, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं जनता प्रभावित हो रही थी, जनता उसमें इंटरेस्ट ले रही थी। हालांकि डायरेक्ट कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ रहा था, लेकिन लोगों की रुचि थी जानने में, तो रुचि थी तो इसलिए खबरों को खींचा जा रहा था। अब बात करते हैं टकराव या संघर्ष। तो देखो यदि किसी घटना में संघर्ष या टकराव होता है तो उसके खबर बनने की संभावना
बढ़ जाती है। मान लीजिए भारत पाक का युद्ध चल रहा है ना, या हमारे सैनिक आए दिन लगातार आपस में टकरा रहे हैं, या चीन और भारत की सेना लगातार सुनने में आता है कि भाई दोनों के बीच में झड़प हो रही है, तो ऐसी, या फिर मान लीजिए हमने कहा राजनीति, दो पार्टियां हैं आपस में टकराई हुई है, मतलब एक दूसरे के प्रति बयानबाजी कर रही है, या कोई खेल का इवेंट हो रहा है जहां पर हमें संघर्ष देखने को मिल रहा है, टकराव देखने को मिल रहा है, तो ऐसी चीजें भी खबर का रूप धारण कर लेती हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण लोग, देखो कई बार जो घटना होती है ना, वो किसी महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ी हुई होती है। जैसे कोई बहुत विशेष व्यक्ति है, उसके आसपास कोई घटना घटित होती है या उससे जुड़ी हुई कोई घटना घटित होती है, तो हमें बहुत इच्छा होती है जानने की कि क्या ये व्यक्ति वास्तव में इसमें इन्वॉल्व है, क्या सच में ये घटना ऐसी घटी है। तो जब महत्वपूर्ण लोग किसी घटना के साथ जुड़ जाते हैं, मान लीजिए कोई राजनेता है या कोई अभिनेता है, उसके साथ कोई घटना घट जाती है, तो हमें इच्छा उत्पन्न होती है जानने की कि उस केस में क्या हुआ। तो ऐसे में वो खबरें भी क्या होती बच्चे, वो समाचार का रूप ले लेती हैं। तो महत्वपूर्ण लोग भी इस समाचार के तत्व के रूप में आते हैं। उपयोगी जानकारियां, कई बार कोई समाचार हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाती है, तो वो भी जो है हमारे लिए समाचार बन जाती है। मान लीजिए मैंने कहा कि बिजली के दामों में कमी होने वाली है, तो ये खबर कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी, हमें कहीं ना कहीं लाभ दे रही है। तो ये खबर भी कई बार, या कीमत बढ़ रही है, घट रही है ना, कोई चीज, कोई योजना है सरकार की, वो फ्री में मतलब लोगों को कुछ बांटा जा रहा है, तो इससे हम लोग प्रभावित होते हैं। तो इसमें हमें जानकारी भी मिलती है। मान लीजिए कोई योजना है, अच्छी योजना है, और समाचार के रूप में हमारे पास तक पहुंचाई जा रही है कि ये ऐसा करने से आपको ये लाभ मिलेगा, तो वो भी समाचार हो सकती है, क्योंकि उससे ज्यादा लोग लाभ उठा सकते हैं। दूसरा है बेटा पाठक वर्ग। पाठक मतलब जो पढ़ने वाला वर्ग है। तो पाठक वर्ग की रुचियों को ध्यान में रखते हो कि भाई देखो, अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें या न्यूज़ चैनल की बात करें, तो हर किसी का इंटरेस्ट, हर किसी की रुचि अलग अलग होती है। किसी को किसी तरह की खबरें पसंद है, किसी को किसी तरह की खबरें पसंद है। तो हर व्यक्ति अपनी रुचि के हिसाब से अपने न्यूज़ पेपर या न्यूज चैनल का चयन करता है। तो उसी तरह से जो न्यूज पेपर या न्यूज चैनल वाले होते हैं, उनको भी पता रहता है कि हमारे पास किस तरह के लोग ज्यादा जुड़े हैं, उनको उसी तरह का कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। तो ये अपने पाठक वर्ग की रुचि को ध्यान में रखकर भी खबरें बनाते हैं। तो इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट तत्व जो है वो पढ़ने वाले लोग भी होते हैं। इसके अलावा अनोखापन, देखो कहते हैं कि कुछ अनोखा होगा जब ही खबर बनेगी। अगर रोज रोज आप वही चीज कि भाई आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में जाके आपने न्यूज ऑन किया, मतलब ट्रैफिक लगा हुआ है, उसमें दिखा रहे ट्रैफिक चल रहा है, आज सुबह से कोई कुछ खास हुआ ही नहीं पूरे दिन में, तो लोग सोचेंगे कोई खबर ही नहीं आज की, है ना। कुछ अनोखा होगा तो वो क्या होगा, खबर का रूप ले लेगी। तो ये भी एक इसका तत्व आप कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बच्चे नीतिगत ढांचा। देखो हर समाचार संगठन जो होता है ना, हर समाचार संगठन का समाचार को प्रस्तुत करने के लिए एक उनकी नीति होती है, अपनी नीति होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नीतिगत ढांचा कहते हैं। कि भाई हमारे समाचार पत्र से या हमारे समाचार चैनल से इस प्रकार की खबरें जाएंगी, इस प्रकार की खबरें नहीं जाएंगी। तो जो उनका एक कमिटमेंट होता है या उनके जो अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, वो भी समाचार का तत्व होते हैं। और ये संपादकीय नीति कहा जाता है। जो संपादक होता है ना, वो डिसाइड करता है कि हमारी क्या नीति होगी, हम किस तरह की खबरें लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है बच्चे, संपादकीय नीति। और ये संपादकीय नीति जो है वो संगठन के मालिक द्वारा, संगठन का जो मालिक होता है ना, या जो संपादक होता है, वो डिसाइड करता है कि हमें कौन सी खबर चलानी है। तो ये कुल मिलाकर समाचार के तत्व 10 हैं। एक तो नवीनता होनी चाहिए, प्रभावशाली खबर होनी चाहिए, लोगों से रिलेवेंट यानी निकटता होनी चाहिए, लोगों की रुचि उसमें होनी चाहिए। अगर समाचार टकराव या संघर्ष से परिपूर्ण है तो भी समाचार बन सकता है। उसमें महत्वपूर्ण लोग जुड़ जाते हैं तब भी वो समाचार बन जाता है। उसमें कुछ उपयोगी जानकारी दी गई है, या हमारा पाठक वर्ग किस तरह की समाचार सुनना चाहता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अनोखापन है, और नीतिगत ढांचा यानी जो समाचार देने वाला है वो किस प्रकार के समाचार को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। आगे बढ़ेंगे और इस कड़ी में बात करेंगे संपादन का। किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पढ़ने योग्य बनाना, ये क्या है, संपादन है। मान लीजिए खबरें जो आती है ना, वो अलग अलग जगह से इकट्ठी होके आती हैं,
तो जो रिपोर्टर होता है वो उसको उसी रूप में ले आता है जिस रूप में उसको दिखाई देती है खबरें या जिस रूप में उसको जानकारी मिलती है। अब जो संपादन है ना, जो संपादक है वो उन खबरों को पढ़ने के योग्य बनाता है, काट छाट करके, कुछ फालतू की बातें हैं तो उसको हटा दिया, कुछ जोड़ना है उसके अंदर तो उसको जोड़ दिया। एक उप संपादक अपने रिपोर्टर द्वारा दी गई खबर को ध्यान से पढ़ता है और उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा जो अन्य अशुद्धियां हैं उनको दूर करता है और दूर करके पढ़ने योग्य बनाता है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है बच्चे? संपादन कहलाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो उस खबर के महत्व के अनुसार उसे काटता छाटता है तथा उसे कितनी और कहां जगह दी जाए यह भी निर्धारित करता है। इन सभी कार्यों के लिए वो संपादन के कुछ सिद्धांतों का पालन करता है। तो अब यहाँ से आपको ये याद रखना, संपादन क्या है? खबरों को काट छाट कर पढ़ने योग्य बनाना ही संपादन कहलाता है। और संपादन जो करते हैं, संपादक होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। मान लीजिए कोई ब्रेकिंग न्यूज है ना, तो आप देखोगे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे उसको हाईलाइट करके दिया जाएगा, क्योंकि अभी वो नई है। अब दूसरा दिन आया, उस खबर को इंपॉर्टेंस तो देनी है लेकिन उतनी नहीं देनी जितनी पहले दिन थी, तो अब वो क्या करेगा? सरक कर दूसरे पेज पर चला जाएगा, तीसरे पेज पर चला जाएगा। फिर एक दिन आप देखोगे कि लास्ट पेज के किसी छोटे से कॉलम में उस खबर को थोड़ा सा बताने के लिए लिख दिया जाएगा कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो जैसे जैसे खबरें पुरानी होती जाएंगी उसकी जगह हटती जाएगी और एक दिन आप देखेंगे कि वो खबरें गायब हो गई हैं। तो संपादन, काट छांट करके पढ़ने योग्य बनाना। अब हमने कहा इसके लिए कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है संपादन के लिए। अच्छा, ये काम करता कौन है? जो काट छांट करने का, पढ़ने योग्य बनाने का काम करता है ना बच्चे, उसको संपादक कहते हैं। इस चीज को याद रखना। संपादक कौन है? जो खबरों को पढ़ने योग्य बनाता है काट छांट करके। अब सिद्धांत क्या है? तो तथ्यों की शुद्धता, एक्यूरेसी। देखो, कोई भी खबर, कहते हैं कि एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ या वास्तविकता का प्रतिबिंब है। ये ऐसा हम बेसिकली मान लेते हैं, हालांकि वर्तमान समय में इसकी जो है पुष्टि नहीं की जा सकती, ऐसा होता है। लेकिन पत्रकारिता चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का। तो उसमें यह रहता है कि भाई जो कुछ दिखाया जा रहा है ना वो यथार्थ है और वास्तविक है, वर्तमान में घटित हो रहा है। इस तरह एक पत्रकार समाचार के रूप में यथार्थ को पेश करने की कोशिश करता है। तो यानी कि जो कुछ उसने बताया है वो शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी वो समाचार अच्छा है, संपादन अच्छा है। दूसरा सिद्धांत क्या है? वस्तुपरकता यानी ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुपरकता को भी तथ्यपरकता से आंकना आवश्यक है। वस्तुपरकता का तकाजा यही है, मतलब आप इसको समझ सकते हैं कि एक पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों का संकलन और उसे प्रस्तुत करते हुए अपने आकलन को अपनी धारणाओं या विचारों से प्रभावित ना होने दे। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स क्या? मतलब जो समाचार है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करे, जो संपादक है या पत्रकार है, कहीं ऐसा ना हो कि उसको अपने विचार उसके अंदर थोपने पड़ जाएं। तो जो खबर विशेष है, वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या है? कि जो वस्तु है यानी खबर है, वो खबर उसी के इर्द गिर्द रहे, ना कि उसमें संपादन करता जो है वो अपने विचारों को डाले। तो ये एक सिद्धांत होना चाहिए। वरना मैं संपादक हूं, मैं चाहूंगी भाई खबर इसको ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये खबर ऐसे होनी चाहिए, फिर मैं क्या करूंगी? उसमें तोड़ मरोड़ करके सारी चीजें ऐड कर दूंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा निष्पक्षता, फेयरनेस। एक पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। अब कोई पत्रकार, मान लीजिए दो राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई पत्रकार अगर किसी विशेष पार्टी का फेवर करने लग जाए, फिर वो एक की ही चीजें दिखाएगा, एक का ही गुणगान करेगा, दूसरे में केवल बुराइयां ढूंढेगा। तो एक पत्रकार को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, है ना। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसकी राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में अहम भूमिका है। पत्रकारिता सही और गलत, अन्याय और न्याय जैसे मसलों के बीच तटस्थ नहीं हो सकती, बल्कि यह निष्पक्ष होते हुए सही और न्याय के साथ होती है। आप किसी को पर्सनली कितना भी पसंद करते हो, कोई मैटर नहीं करता, अगर सच जो सही है आपको उसी के साथ रहना है। ये पत्रकार की निशानी होती है, यही पत्रकारिता का सिद्धांत है। संतुलन और बैलेंस। देखो, किसी खबर को कितनी वरीयता देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, इसका होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप संतुलन पैदा नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए किसी खबर को पूरे पेज पे भर दिया, अब दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है, आप उसको कहाँ जगह दोगे? तो किस खबर को कितना स्पेस देना है, कितनी देर तक देना है, ये महत्व रखता है कि आप खबरों में बैलेंस बनाकर चले, संतुलन बनाकर चले। इसके अलावा क्या है? स्रोत, सोर्सिंग, एट्रीब्यूशन। देखो, कोई खबर निकल कहाँ से रही है,
हर पत्रकार के ना अपने मुखबिर होते हैं। समाचार का आप देखते होंगे हर न्यूज चैनल का या हर एजेंसी का कोई ना कोई व्यक्ति हर क्षेत्र में आपको मिल जाएगा, वहां पे काम कर रहा है। वो नजर रखता है कि कहाँ पर कोई घटना घट रही है और हम फटाफट अपनी एजेंसी को सूचित करें। तो आमतौर पर पत्रकार स्वयं किसी सूचना का प्रारंभिक स्रोत नहीं होता। वो किसी घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं होता। वो घटना जानने के लिए उसे दूसरे स्रोतों पर मतलब घटना को जानने के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। कई बार किसी ने फोन करके बुला दिया, उसने घटनास्थल पर जाकर देखा बहुत सारी भीड़ लगी है। अब पत्रकार तो था नहीं वहां पे, तो क्या करेगा? वो जो वहां पे लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने घटना को घटित होते हुए देखा है, उनसे इंटरव्यू करेगा। तो उसका सोर्स क्या हुआ? वो व्यक्ति हुआ जिसने उसको सारी घटना आंखों देखी सुनाई है। या कोई जैसे बहुत बड़ी मतलब कुछ एजेंसियां हैं जो डायरेक्ट खबरें नहीं निकालती, किसी और चैनल के थ्रू वो खबरें लेती हैं और अपने उस पर प्रसारित करती हैं, क्योंकि उनका सोर्स कोई और है। तो इस तरह किसी भी दैनिक समाचार पत्र के लिए पीटीआई यानी भाषा, यूएनआई यूनिवार्ता जैसे समाचार एजेंसियों और स्वयं अपने ही संवाददाताओं और रिपोर्टरों का तंत्र समाचारों का स्रोत होता है। लेकिन चाहे समाचार एजेंसी हो या समाचार पत्र, इनमें काम करने वाले पत्रकारों के भी अपने समाचार के स्रोत होते हैं। एक तो बड़ी बड़ी एजेंसियां भी हो सकती हैं, अपने पत्रकार रिपोर्टर भी हो सकते हैं, और कई बार रिपोर्टर जो होते हैं ना, वो अपने लेवल पर भी कुछ लोगों को हायर करके रखते हैं कि भाई कोई खबर अगर निकलती है तो मुझे सूचित करना। तो ऐसे उनके सोर्स जो है वो बन जाते हैं। तो ये तो हो गई समाचार, और समाचार के सिद्धांत क्या क्या थे। इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेंगे शुरू से, क्या क्या सिद्धांत थे संपादन के। ठीक है, एक तो तथ्यों में शुद्धता होनी चाहिए, वस्तुपरकता यानी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए, और साथ ही साथ स्रोत जो है वो विश्वसनीय होना चाहिए। आप किसी भी जगह से उठाकर समाचार को खबर नहीं बना सकते। अब बात करते हैं समाचार की वैसाखियां। बैसाखी समझ रहे हो ना, लाठी जिसके सहारे समाचार चलता है, समाचार मजबूत स्ट्रांग होता है। तो इसके 4 बैसाखियां। सवाल बन जाए, देखो ये एनसीईआरटी से लिया गया है, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो एनसीईआरटी में जो कुछ दिया है आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कक्षा को बहुत ध्यान से देख लेते हैं तो। ठीक है, तो पत्रकारिता की कितनी बैसाखियां बताई गई हैं? देखो पत्रकारिता की ना 4 बैसाखियां हैं। एक तो सच्चाई, जो भी समाचार है उसमें सच होना चाहिए। अगर समाचार झूठा होगा तो उससे जनता भ्रमित होगी, लोगों के मन में अविश्वास का भाव बढ़ेगा और विद्रोह भी उत्पन्न हो सकता है। तो जो भी खबरें हैं वो सच होनी चाहिए, अफवाह नहीं होनी चाहिए। दूसरा, संतुलन बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि किसी खबर को आप इतना दिखा दें कि दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर है वो दब के रह जाए। हर चीज में बैलेंस बहुत जरूरी है, किस खबर को ज्यादा दिखाना है, किसको कम दिखाना है, किसको समान रूप से लेके चलना है। और निष्पक्षता, आप किसी का पक्ष नहीं ले सकते, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसलिए आपको तटस्थ रहना है, आप पक्षपात नहीं कर सकते, है ना। और जो भी आप लिख रहे हो वो स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि भ्रमित करने वाला हो। कोई खबर आपने लिखी, लिखना कुछ और तरीके से चाह रहे थे, लिख कुछ और तरीके से दिया, अब लोग उसको अर्थ का अनर्थ समझने लगे, तो यहाँ पर बात बिगड़ जाएगी। तो पत्रकारिता की 4 बैसाखियां मानी जाती है, सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता और स्पष्टता। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा मैंने कहा कुछ चीजों पर हम लोग बात करेंगे, पत्रकारिता के अन्य आयाम। ठीक है, अन्य आयाम में किन चीजों को शामिल किया गया है तो आपने ये याद रखना है। कई बार ना सीधे सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा संपादकीय पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। क्या है ये संपादकीय पृष्ठ? इसको आप लोग नोट बनाते हुए चलेंगे ताकि जब आप पढ़ें तो रिवीजन करने में आप लोगों को आसानी हो। संपादकीय पृष्ठ क्या होता है? कहते हैं किसी भी न्यूज़पेपर का ये सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ है, सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ। पृष्ठ मतलब पेज पन्ना होता है, आपको पता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि जो संपादक है ना, इस पर अपनी राय देता है। क्यों? संपादक खबरों के बारे में, संपादक खबरों पर अपनी राय देता है, मतलब उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसको बताने की कोशिश करता है। और इसी पृष्ठ पर संपादक के नाम पत्र
अब देखो, संपादक ने अपनी राय दी तो क्या होगा बच्चे, प्रतिक्रिया होगी। जिसने समाचार के इस पृष्ठ को पढ़ा होगा वो लोग क्या करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भेजते हैं संपादक को कि भाई आपने सही लिखा, गलत लिखा, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो संपादक के नाम पत्र इसी पृष्ठ पर होते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको याद रखनी है। पृष्ठ जिसमें संपादक अपनी राय रखता है। इसके अलावा दूसरा जो आयाम है उसको आप कह सकते हैं फोटो पत्रकारिता। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, कई बार ना हम खबरें शब्दों के माध्यम से नहीं पहुंचाते बल्कि कुछ फोटो के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से। शब्दों की जगह हम क्या करते हैं, तस्वीरों के माध्यम से खबरें पहुंचाने का काम करते हैं। हम कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं। तो कोई फोटो छाप दी, भले आप वहां पे कुछ ना लिखो लेकिन आप जो मैसेज देना चाह रहे हो ना वो मैसेज आप उस चित्र के माध्यम से पहुंचा देते हैं। तो इस चीज को क्या कहते हैं, फोटो पत्रकारिता कहते हैं। एक होता है कार्टून कोना। अब कोई खबर आपको देनी है, मान लीजिए किसी पर व्यंग करना है, किसी का मजाक उड़ाना है, किसी नीति का मजाक उड़ाना है, या किसी जो है किसी भी चीज को आपको इस तरह प्रस्तुत करना है तो आप उसको एक कार्टून के तरीके से जो है प्रस्तुत कर सकते हो। ये पहले पन्ने पर प्रकाशित होता है, ठीक है, पहले पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाला संपादकीय है। हस्ताक्षरित संपादकीय कहा जाता है इसको, हस्ताक्षरित संपादकीय है ये। देखो कार्टून के माध्यम से अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। और लगभग कहते हैं कि हर समाचार पत्र में एक कार्टून कोना होता है, सभी समाचार पत्रों में होता है एक कार्टून कोना जो है, आप देखेंगे आपको मिल जाता है। अच्छा, इसमें कहते हैं कई बार बहुत कड़वी सच्चाई जो होती है ना समाज की, उसको भी ऐसे या मजाक मजाक में, चुटीली बातों में आप कह देते हैं कि बहुत गहरा असर करती है। मान लीजिए महंगाई की बात कर ली हमने, है ना, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब आप इस पर, कोई ये मजाक का विषय नहीं है, बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन आप इसको कैसे लोगों तक पहुंचाओगे। तो आप एक कार्टून बनाओगे जिसमें कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और सरकार जो है उसके ऊपर मतलब डंडा लेके या महंगाई की मार लेके खड़ी है और बंदा जो है बहुत डरा सहमा बैठा हुआ है। तो कहने के लिए हंसी मजाक की बात है लेकिन वास्तव में बहुत सीरियस से सीरियस मैटर जो है इस कार्टून कोने के अंदर समाहित हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक और आयाम आप कह सकते हैं रेखांकन और कार्टोग्राफी। ये कलर आपको दिख रहा होगा मुझे लगता है, रेखांकन और कार्टोग्राफी। तो ये खबरों को क्या करते हैं बच्चे, रोचक बनाते हैं। आपने देखा होगा कई चीजों ना ग्राफ के माध्यम से हमें दिखाई जाती हैं। तो जहां पर ग्राफिक यानी ग्राफ के माध्यम से, मान लीजिए आपको क्रिकेट का स्कोर दिखाना है, क्रिकेट स्कोर दिखाना है तो आप उस जगह पर इसको यूज करते हैं। या सेंसेक्स दिखाना है ना, सेंसेक्स दिखाना है तो आप इसका प्रयोग करते हैं, मतलब आंकड़े दिखाने हैं आपको। या टेलीविजन पर कोई आंकड़ा आपको दिखाना है, भाई गरीबी का आंकड़ा है या जनसंख्या का आंकड़ा है, कई सारी चीजें जो आप ग्राफ के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, इसमें भी बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो ये तो हो गई हमारे समाचार के तत्व, संपादन के सिद्धांत और समाचार के जो आयाम है उनकी बात। अगली कक्षा में हम समाचार के प्रकारों पर चर्चा करेंगे, समाचार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो फिलहाल इस कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे, अगली कक्षा में जरूर जुड़िएगा, मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।